Good evening, my dear students and friends. I am Saurabh Kumar Pandey, teaching for various UPSC, SSC and other state exams from last 8 years. आज मैं सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं जनरल साइंस, जिसको हम लाइफ साइंस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर काफी सारे एग्जाम में देखा जा रहा है कि इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट भी कई बार आती है कि सर ये एरिया बहुत पूछा जाता है, पर हमको इसमें क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या वो अदर स्ट्रीम के हैं जहां उन्होंने बायो वगैरह नहीं पढ़ा हुआ, तो इसमें वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो इसी सब्जेक्ट को मैं बिल्कुल सिंपल वे में कवर करूंगा और इसका फर्स्ट लेक्चर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ वीडियोस पहले जीके वगैरह के मैं रिलीज कर भी चुका हूं, 4 आवर्स के लेक्चर भी थे वो, पर यहां पर हम लोग 1 आवर 45 मिनट इसके अराउंड वन लेक्चर को कवर करेंगे और इसी ड्यूरेशन में सब चैप्टर को कवर करते जाएंगे। ये पूरा सब्जेक्ट अराउंड आप मान के चले 30 आवर्स के आसपास है, जिसमें आपके मैक्सिमम एरिया कवर हो जाएंगे और स्टेट एग्जाम, एसएससी, इवन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी आपको हेल्प करेगा। तो मैं इसको पढ़ाने में पूरी कोशिश ये करूंगा कि जो भी ये इंपॉर्टेंट एरिया है सारे इसमें कवर कर लिए जाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमारा सब्जेक्ट है लाइफ साइंस। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और इसकी सीरीज हम बनाएंगे जिसमें हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने 5 चैप्टर में डिवाइड किया है। लाइफ साइंस को हमने 5 चैप्टर में डिवाइड किया है। फर्स्ट चैप्टर है बेसिक्स, जिसमें हम बायो के टर्म्स डिस्कस करते हैं, जैसे कई सारी ब्रांचेस, कौन सा ब्रांच किसके बारे में है या किसमें हम क्या स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी, या हम कहें फार्माकोलॉजी, या हम कहें एंटोमोलॉजी, या हम कहें सेरिकल्चर या पिसिकल्चर या एपिकल्चर। तो जो भी ये टर्म्स हैं उन टर्म्स के मीनिंग हमें समझने हैं, या बैक्टीरिया क्या चीज है, वायरस क्या होता है, फंगस क्या है, बिल्कुल बेसिक टर्म, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, वो हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 1 हमारा होगा बेसिक्स के बारे में। सेकंड चैप्टर जो एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं और इंजीनियर्स को काफी डिफिकल्ट भी लगता है, सेल बायोलॉजी। जिसको हम साइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। यह हमारा सेकंड चैप्टर होगा। इसमें सेल बायोलॉजी में जो आपको मेन प्रॉब्लम आती है वो टर्मिनोलॉजी को लेके, टर्म्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर वर्ड आएगा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम। तो ये वर्ड सुनने में आपको बहुत डिफिकल्ट लगते थे जब आप स्कूल में ही पढ़ते थे। तो बिल्कुल सिंपल वे में हम इसको पढ़ेंगे, कोई यहाँ पे हाई फाई चीज या कोई टफ वर्ड नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको देखेंगे, पर एग्जाम में क्वेश्चन काफी पूछता है ये। तो लाइफ साइंस आप बिल्कुल ध्यान रखें, एसएससी के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी, इवन आरआरबी के लिए, एनटीपीसी जो आरआरबी का एग्जाम है उन सब में आपको कॉमन सब्जेक्ट ये हेल्प करेगा। इसके क्वेश्चन जहां पर भी आएंगे एक ही बार मैं सब्जेक्ट को इस तरह से कंप्लीट करूंगा कि आपको सारे एग्जाम में ये हेल्प कर दे। ठीक है। थर्ड चैप्टर फिर हम इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज। यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ह्यूमन डिजीज, यहां से क्वेश्चन काफी आते हैं कि विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज क्या क्या होती हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं। तो डिजीज वाले सारे क्वेश्चन काफी बनते हैं। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कौन सी है, वायरस वाली कौन सी है, फंगस से क्या होता है, प्रोटोजोआ वाली डिजीज कौन सी है, मॉस्किटो वाली डिजीज कौन कौन सी है। अब आपको आइडिया लग रहा होगा, पुराने पेपर आपने देखे होंगे, उससे आपको आइडिया भी लग रहा होगा। तो ये हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डिजीज चैप्टर में। फिर हमारा टॉपिक आता है ह्यूमन जेनेटिक्स एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। ह्यूमन जेनेटिक्स एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम क्या है, हीमोफीलिया क्या होता है, उसके अलावा जीन्स की प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये सब चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। फिर हमारा टॉपिक आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में हम लोग कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं।
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अलावा हम इसमें बात कर लेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मतलब बॉडी के बारे में। इसमें हम बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग ऑइसोफेगस मतलब फूड पाइप, उसके बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, वो सब इसी का पार्ट है, वो हम यहीं पर पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम स्टडी करते हैं हार्ट और ब्लड के बारे में, हार्ट दिल और ब्लड खून, इसके बारे में पढ़ते हैं सर्कुलेटरी में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, फेफड़ों के बारे में। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब यहां पर हम डिस्कस करेंगे। फिर रिमेनिंग हमारा जितना कुछ बचता है, ये सारा का सारा, जैसे प्लांट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, प्लांट के बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं, या रिमेनिंग जितना कुछ बचेगा वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस में। ये हमारा डिस्कशन मिसलेनियस टॉपिक में हो जाएगा। क्लियर है क्लास? अब 1 बाय 1 हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और ये सारे ही एरिया हम इसी हिसाब से लेकर चलेंगे कि कोई भी एग्जाम आप दो जहां पर लाइफ साइंस सिलेबस में हो, 1 और 2 क्वेश्चन मैं गारंटी नहीं देता, मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके क्लास से बन जाएंगे। चाहे ऑफलाइन क्लास हो या यहां पर जो मैं क्लास कराऊंगा, आपको बिल्कुल एक जैसा फील होगा, या जो पुराने स्टूडेंट भी ये वीडियो देखेंगे वो भी ये फील करेंगे कि मेरी तरफ से दोनों लेक्चर को मैं एक बराबर रख रहा हूं। चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों में डिलीवरी आपको एक जैसी मिलेगी, कंटेंट भी एक जैसा रखा जाएगा। ठीक है, एक बार अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो बाकी जो भी एग्जाम है, आपका बायो वाली जो प्रॉब्लम है, लाइफ साइंस वाली, वो हम सॉल्व कर लेंगे। और आगे जब इसको कंप्लीट कर लेंगे फिर कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो 1 बाय 1 मेरी कोशिश ये होगी कि जीएस सेक्शन में आपको काफी स्ट्रांग कर दिया जाए कि आपका कम से कम जीएस की वजह से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और भी अदर तरीके से जो हेल्प हो पाएगी, बाकी सब्जेक्ट्स को भी धीरे धीरे ऐड कराना, और भी अच्छे फैकल्टी साथ में है, कोशिश करेंगे कि वो लोग भी कुछ ना कुछ हेल्प आपको करते रहें और टाइम टाइम पर आपको लेक्चर मिलते रहें, जिससे आपकी प्रिपरेशन में कोई इफेक्ट ना हो। और जो भी लोग रिमोट एरियाज में रह रहे हैं या अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो इक्वली कंपीट कर पाए उन लोगों से जो काफी ज्यादा पे करके बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ते हैं। ये इक्वलिटी होनी चाहिए कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनसे अपॉर्चुनिटी नहीं छीननी चाहिए, उनको भी बराबर अपॉर्चुनिटी हो कि जो लोग पे करके बड़ी बड़ी कोचिंगों में फीस पे करके एडमिशन ले रहे पढ़ रहे हैं, या उनके पास सारी अच्छी बुक्स अवेलेबल है, बुक्स वगैरह भी इतनी कॉस्टली है, तो क्वालिटी एजुकेशन में कोई डिफरेंस ना हो। एज अ टीचर मैं दोनों को सेम डिलीवर करूं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, बेसिक्स। सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा बेसिक्स। क्लियर है? देख लीजिए, आप इसमें किसी को कुछ नोट करना हो, कोई प्रॉब्लम हो कहीं, एक ओवरव्यू मिल गया। सबसे पहला चैप्टर हमारा बेसिक्स, जिसमें हम टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, एक जनरल ओवरव्यू पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी, सेल के जितने पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हमें देखना है। ह्यूमन डिजीज, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, विटामिन, उनके केमिकल नेम, डिजीज, प्रोटीन, बैक्टीरिया प्रॉब्लम, फंगस प्रॉब्लम, ये सब पढ़ेंगे। जेनेटिक्स के बारे में, जीन्स की स्टडी, फिजियोलॉजी मतलब बॉडी पार्ट्स के बारे में, और रिमेनिंग जितना कुछ बचेगा सारा का सारा मिसलेनियस पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है क्लास? अब पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स। बेसिक्स में भी जो अदर सब्जेक्ट्स का भी लिंक होगा, अदर सब्जेक्ट्स को भी मिला के पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बायो की बात कर रहे हैं। अगर उसका लिंक किसी टॉपिक से होता है, किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, उसको इंटरमिक्स करके पढ़ेंगे,
क्योंकि हमें तो कंपटीशन में मैक्सिमम एरिया कवर करने हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो कहीं पर भी लिंकिंग बनती होगी तो हम उसको यहीं पर डील करते चलेंगे। इंटरलिंकिंग से आपका कवरेज बढ़ जाता है। देखिए स्टूडेंट, तो पहला वर्ड है हमारा, फर्स्ट टर्म इज बायोलॉजी। बायोलॉजी सबसे पहला वर्ड तो यही आया। स्कूल लेवल पे हम इसे बायोलॉजी कहते हैं, पर जब हायर एजुकेशन में जाते हैं, हायर लेवल पे साइंस के और भी ब्रांच को इसमें ऐड कर दिया जाता है, तब हम इसे लाइफ साइंस कहते हैं। स्कूल लेवल पे हम इसे बायोलॉजी कहते हैं, हायर लेवल में और भी सब्जेक्ट्स को इसमें ऐड कर देते हैं, तब इसी को लाइफ साइंस कहा जाता है, कोई और चीज नहीं है। बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है, यूरोप का कंट्री ग्रीस, उसकी कैपिटल एथेंस, जहां पहले ओलंपिक गेम हुए थे 1896 में, याद है कुछ? ग्रीस वो कंट्री है यूरोप का जिसकी कैपिटल एथेंस है, और यहीं पर हुए थे फर्स्ट ओलंपिक गेम 1896। ओलंपिक में भी 2 टाइप के ओलंपिक होते हैं, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक। ज्यादा फेमस कौन सा होता है? समर ओलंपिक गेम्स, समर वाला ज्यादा फेमस होता है। अब देखो, तो बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, बायोस प्लस लॉगस। बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, बायोस प्लस लॉगस। लॉगस वर्ड का मीनिंग है स्टडी, और बायोस वर्ड का मीन्स है, बायोस वर्ड का मीनिंग है लाइफ। बायोस का मीनिंग है लाइफ। लाइफ, तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ किसमें हो सकता है? लाइफ हो सकता है प्लांट्स, लाइफ हो सकता है एनिमल्स, लाइफ हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या? जिनको नेकेड आई से हम देख नहीं सकते, ऐसे ही आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जांपल्स लाइक बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ये जो भी अजीब अजीब नाम सुन रहे हैं, आगे इनके बारे में हम बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म्स, बायोस प्लस लॉगस। बायोस का मतलब लाइफ, लॉगस का मतलब स्टडी। तो बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म, लिटरल मीनिंग इज स्टडी अबाउट लाइफ। लाइफ के बारे में स्टडी करना ही बायोलॉजी है। ऑफ करा दो बेटा। लाइफ हो सकता है प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। The term biology was given by this term was given by अलग अलग एविडेंस मिलते हैं। बायोलॉजी वर्ड जो दिया गया, अलग अलग साइंटिस्टों के नाम मिलते हैं। आप चेक भी करोगे तो कई साइंटिस्टों के नाम आएंगे, जैसे जीन लामार्क, एक नाम आपको मिलेगा जीन लामार्क। जीन लामार्क, एक नाम तो आपको ये मिलेगा। एक नाम मिलेगा थॉमस बेडोस। थॉमस बेडोस। तो टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय जीन लामार्क, थॉमस बेडोस, इन्होंने ये वर्ड दिया था। पर फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? ग्रीक साइंटिस्ट एरिस्टोटल। नोट, एरिस्टोटल called as father of biology. एरिस्टोटल कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी इनका जो वर्क है वो किस चीज से रिलेटेड था? जूलॉजी के बारे में। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी भी और फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी।
तो एरिस्टोटल कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। जू वर्ड का मीनिंग होता है एनिमल, जू वर्ड का मीनिंग है एनिमल, क्लियर है? तो एनिमल की स्टडी मतलब जूलॉजी। तो एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, और बायोलॉजी में भी किस चीज के फादर हैं? जूलॉजी के। जूलॉजी भी मतलब स्टडी अबाउट एनिमल्स। सेकंड पर्सन थियोफ्रेस्टस, एक दूसरे पर्सन थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस ये भी ग्रीस के थे, एरिस्टोटल भी ग्रीस के थे, थियोफ्रेस्टस भी ग्रीस के थे। इनको बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी का क्या मतलब है? प्लांट्स की स्टडी करना। बॉटनी है स्टडी अबाउट प्लांट्स। तो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी। और एक और पर्सन हिप्पोक्रेटस, हिप्पोपोटामस नहीं, हिप्पोक्रेटस, वो भी ग्रीस के थे। हिप्पोक्रेटस, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेटस, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेटस फादर ऑफ मेडिसिन। एक बार देख लीजिए, सारे टर्म क्लियर हैं। बायोलॉजी टू वर्ड का मिक्सचर है, बायोस प्लस लॉगस मीन्स स्टडी अबाउट लाइफ। लाइफ का मतलब प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। टर्म बायोलॉजी दिया था जीन लामार्क एंड थॉमस बेडोस इन्होंने, और एरिस्टोटल को बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब एनिमल्स। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी मतलब प्लांट्स, और हिप्पोक्रेटस फादर ऑफ मेडिसिन। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में, क्या इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो इन चीजों से जुड़े रहे हैं? अब यहां पर देखिए, ये क्लियर है सारी बात, आगे बढ़े। अब इसके बाद फिर बात आती है इंडिया के कंटेक्स्ट में। देखें, इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें, एक बुक लिखी गई चरक संहिता। एक बुक लिखी गई चरक संहिता, ये लिखी महर्षि चरक, इसके ऑथर थे महर्षि चरक। ये बुक है और ये इसके ऑथर। चरक संहिता रिटन बाय महर्षि चरक। ये बुक बेस्ड थी आयुर्वेदा पे, आयुर्वेदा। तो चरक संहिता बेस्ड थी आयुर्वेदा के ऊपर। आयुर्वेदा का ओरिजिन कहां से है? जो हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद हैं, उसमें इसका ओरिजिन है अथर्ववेद से। ओरिजिन है अथर्ववेद, अथर्ववेद। आयुर्वेदा का ओरिजिन मिलता है अथर्ववेद में। जबकि हमारे टोटल वेद कितने हैं? वेद हैं 4 वेदास, 4 वेद हैं। और वेदों का सिंप्लीफिकेशन, इनको हम कहते हैं उपनिषद। वेद लिखे गए थे प्योर संस्कृत में, लोगों को समझने में डिफिकल्ट था, तो वेदों का सिंप्लीफिकेशन किया गया था उपनिषद में। तो 4 वेदास और उनका सिंप्लीफिकेशन 108 उपनिषद।
तो 4 वेदास एंड 108 उपनिषद। 4 वेदास एंड 108 उपनिषद। 4 वेदास हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं और 108 उपनिषद है। जैसे ऋग्वेद, फर्स्ट वेद हमारा ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में दिए हुए हैं 10 मंडलास। मंडलास का मतलब है चैप्टर। ऋग्वेद में 10 मंडल दिए हुए हैं, 10 चैप्टर दिए हुए हैं, जिनमें सन्यासी और उनकी फैमिलीज के बारे में जिक्र है। 10 चैप्टर्स हैं जिनमें सन्यासी और उनकी फैमिलीज के बारे में दिया हुआ है और मंत्र लिखे हुए हैं, हाइम्स लिखे हुए हैं। हाइम्स मतलब मंत्रास। तो ऋग्वेद में 10 मंडलास, 10 मंडलास मतलब चैप्टर्स, 10 मंडलास आर देयर। ऋग्वेद में दिए हैं 10 मंडल, 10 मंडल जिनमें सन्यासी और उनके परिवारों की कहानियां हैं, सन्यासी और उनके परिवारों की कहानियां हैं। और ऋग्वेद में लिखे हैं हाइम्स मतलब मंत्रास। ऋग्वेद में हाइम्स गिवन, हाइम्स मंत्रास गिवन, हाइम्स गिवन। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइम्स किस गॉड के बारे में है? सबसे ज्यादा जो हाइम्स लिखे हैं वो किस गॉड के बारे में है? इंद्र, इंद्र के बारे में सबसे ज्यादा हाइम्स है, इंद्र के बारे में। तो ऋग्वेद में दिए हुए हाइम्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइम्स लिखे हुए हैं इंद्र के बारे में। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइम्स ऋग्वेद में दिए हैं रिलेटेड टू इंद्र। तो क्या समझ आया हमें? चरक संहिता चरक ने लिखी थी, महर्षि चरक ने। ये आयुर्वेदा की बुक है। आयुर्वेद लिया गया है अथर्ववेद से, जो 4 वेदों में एक वेद है, 4 वेदों में एक वेद है। एक वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडलास दिए हैं, 10 चैप्टर्स दिए हैं। ऋग्वेद में लिखे हैं हाइम्स, मंत्रास। 10 चैप्टर्स में सन्यासी और उनके परिवारों के बारे में लिखा है। तो हाइम्स दिए हुए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइम इंद्र के बारे में लिखे हैं। ठीक है, अब मंत्रास तो मिल गए, पर मंत्रों का रिसाइटेशन कैसे होना चाहिए, इनका उच्चारण कैसे होना चाहिए। मंत्रों के साथ आपको म्यूजिक, टोन सुनाई देती है, तो क्यों मंत्रों को गुस्से में कोई नहीं बोल देता, चिल्ला के क्यों नहीं बोल देता, बहुत प्यार से क्यों गाए जाते हैं? मंत्रों को कैसे ट्यून देना है, कैसे उनका रिसाइटेशन करना है, यह दिया है सामवेद में। मतलब म्यूजिक का ओरिजिन कहां से है? सामवेद। सामवेद ही मंत्रों के उच्चारण, रिसाइटेशन कैसा होना चाहिए, रिसाइटेशन के साथ जो टोन आती है, जो म्यूजिक साथ में आ रहा है, तो ओरिजिन म्यूजिक का माना जाता है सामवेद। सामवेद है ओरिजिन ऑफ म्यूजिक। अब मंत्रों का उच्चारण करते समय यज्ञ वेदिका, जैसे यज्ञ वगैरह होते हैं, हवन, तो स्क्वायर शेप के क्यों बनाए जाते हैं? एक प्रॉपर टाइमिंग क्यों होती है? रात को 12 बजे कोई मंत्र क्यों नहीं पढ़ रहा है? वो काला जादू पीला जादू वाले रात को 2 बजे क्यों उठते हैं? क्लियर? इसका मतलब मंत्रों की टाइमिंग, कौन से मंत्र कब पढ़े जाते हैं, यज्ञ वेदिका स्क्वायर शेप की बनाना, ये सब कंसेप्ट, टाइमिंग का कंसेप्ट, मैथमेटिक्स का आइडिया, ये कहां से आया? यजुर्वेद। रिचुअल्स वगैरह जो फॉलो करते हैं हम, उसमें यज्ञ वेदिका वगैरह बनाते हैं, या टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मंत्रों वगैरह में, तो यजुर्वेद ये ओरिजिन है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स का। और ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, उसका भी ओरिजिन यहीं से है। तो यजुर्वेद ओरिजिन है मैथमेटिक्स, यजुर्वेद ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। और चौथा वेद, कुछ ऐसे मंत्र जो डिजीज ठीक करते हो, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब आए अथर्ववेद।
मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, अथर्ववेद। मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, कुछ ऐसे मंत्र जो डिजीज ठीक कर सके, तंत्र मंत्र, ये सब इन सब का ओरिजिन अथर्ववेद। तो आयुर्वेदा का ओरिजिन है, चौथा वेद हमारा अथर्ववेद, यहां से लिया गया और महर्षि चरक ने लिखी थी चरक संहिता। ठीक है, और भी बुक्स मिलती हैं इंडिया में, देखो कौन कौन सी बुक और लिखी गई। सर्जरी के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता, बुक ऑन सर्जरी, बुक ऑन सर्जरी, सर्जरी पे लिखी गई किताब सुश्रुत संहिता। और भी बुक्स लिखी गई, योग सूत्र, योगा, योग सूत्र, महर्षि पातंजलि, महर्षि पातंजलि योग सूत्र। 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे, इसको यूनेस्को ने इनटेंजिबल हेरिटेज में जगह भी दी है। इनटेंजिबल मतलब ऐसे हेरिटेज, ऐसी धरोहर जिसको छू के देखा नहीं जा सकता, पर वो भी हमारी धरोहर है। 2 टाइप के हेरिटेज होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल वो जिनको आप देख सकते हैं सामने, लाइक ताजमहल, कुतुब मीनार, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा केव्स, ये सब यूनेस्को के जो साइट है ये टेंजिबल है। इनटेंजिबल हेरिटेज का एग्जांपल जैसे कुंभ मेला, कुंभ मेला उसको भी यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया इनटेंजिबल हेरिटेज में। राजस्थान का कलबेलिया डांस, कलबेलिया राजस्थान का, वो भी इनटेंजिबल हेरिटेज है, वो आगे मैं कहीं दिखाऊंगा भी। और योगा डे भी हमारा इंटेंजिबल हेरिटेज में है। ठीक है, तो इंटरनेशनल योगा डे, योग सूत्र, ये इससे लिंक आया, वहां पर उन्होंने लिखा। और एक किताब मिलती है अष्ट अध्यायी, वो उसको भी यही लिख लेते हैं, अष्ट अध्यायी। अष्ट अध्यायी बुक है संस्कृत ग्रामर पे, ये लिखी थी पाणिनि, महर्षि पाणिनि, बुक ऑन संस्कृत ग्रामर, बुक ऑन संस्कृत ग्रामर, महर्षि पाणिनि इन्होंने लिखी। पातंजलि, महर्षि पातंजलि ने एक और बुक लिखी थी, एक और बुक लिखी, उसका नाम है महाभाष्य। महाभाष्य, ये बुक भी महर्षि पातंजलि की लिखी हुई है। एक बुक महाभाष्य, महाभाष्य महर्षि पातंजलि, इनकी बुक है। तो हिस्ट्री में कई सारी बुक्स आपको पढ़नी पड़ती हैं, थोड़े बहुत नाम मैंने लिखे जो बायो में हमें मेडिसिन वगैरह की हम बात कर रहे थे उससे लिंक करके पढ़ लिए। ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट में थोड़े बहुत नाम हमने देखे। उपनिषद, उपनिषद में सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद जो हमारा नेशनल एम्बलम है, अशोक चिन्ह बोल देते हैं जिसको, उसमें कहां से लिया गया है सत्यमेव जयते? मुंडका उपनिषद। ये बिठा दें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उपनिषद में सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडका उपनिषद। और सबसे पुराना जो लिटरेचर हमें मिलता है उपनिषद वगैरह में, उपनिषद में सबसे पुराना कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद।
सबसे पुराना उपनिषद है छंदोग्य। ओल्डेस्ट उपनिषद छंदोग्य। छंदोग्य उपनिषद। सबसे पुराना उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया? ऋग्वेद का थर्ड मंडल। ऋग्वेद का थर्ड मंडल, थर्ड चैप्टर, वहीं से लिया गया था गायत्री मंत्र। और किस लॉर्ड, किस गॉड के लिए है? सावित्र। वहां नाम लिखा है सावित्र। सावित्र हम बोलते हैं सन को, सूर्य को बोलते हैं। ये मिटा दें। ऋग्वेद का थर्ड मंडल, यही लिखा है गायत्री मंत्र। किस गॉड के लिए है? इन द प्रेज ऑफ सावित्र। इन द प्रेज ऑफ सावित्र। सावित्र बोलते हैं सन को, सूर्य। तो ऋग्वेद के थर्ड मंडल में लिखा है गायत्री मंत्र इन द प्रेज ऑफ सावित्र सन। कुछ और भी फेमस बुक्स हिस्ट्री में जो सुनते हैं, कुछ नाम यहां लिख लेते हैं। आगे मैं हिस्ट्री में भी कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, जब अगले सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे भी नाम लिखेंगे, पर कुछ नाम यहीं पर देख लेते हैं। जैसे कालिदास की बुक्स, कालिदास ने जो किताबें लिखी हैं उनके बारे में देख लेते हैं कुछ नाम। ये लिख लिया। तो ऋग्वेद का थर्ड मंडल गायत्री मंत्र दिया है, सावित्र के प्रशंसा में है सूर्य, ये मतलब है। कालिदास की कुछ बुक्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है।